रिलेटेड टू द एनर्जी, जिसमें काइनेटिक भी आएगी और पोटेंशियल एनर्जी को भी हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़्यादा वास्ट ऑब्वियसली ये टॉपिक है और इसके एमसीक्यूज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उनकी कोई प्रॉपर लिमिटेशन नहीं है, तो इस लिहाज से मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ कीट्स जो है वो अपनी प्रैक्टिस के लिए उसका होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो आपने प्रॉपर कंप्लीट जो है उसको आपने देखना है, उससे हेल्प लेनी है, उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस होते हैं लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी रिलेटेड टू द पास्ट पेपर्स, ए लेवल टाइप क्वेश्चंस, डायग्रामेटिकल, तो वो आपको कीट से आप उसकी वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आपको मिलेंगे। एनीहाउ हम टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, दैट इज द एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम इसकी जनरल कुछ टाइप की तरफ आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जारी बात है इसका जनरल फार्मूला जो होता है दैट इज द हाफ mv स्क्वायर से आप इसको रिलेट कर रही होती हैं। तो जनरल रिलेशन जो है वो इसका आपके पास ये आता है। इसके दूसरी जो शेप्स हैं काइनेटिक एनर्जी की वो भी आपने याद रखनी है। वो काइनेटिक एनर्जी की जनरल आपके पास जो दूसरी शेप्स में आ जाता है 1/2 m आ जाएगा, v.v वेक्टर की फॉर्म में भी ये आपके पास आ सकता है, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। सेम एज इट इज अगर इसकी दूसरी एक और जनरल फॉर्मेशन देखें तो वो देखेगा 1/2 अपनी जगह, अगर मैं mv है और इस v को सेपरेट कर दूं तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा p इंटू वी, से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं इन जनरल। तो अगर विक्टोरिकल फॉर्म में लिखना है आपने तो वो आपके पास फार्मूला यही बन जाएगा p, ये आपके पास फॉर्मेशन, क्योंकि मोमेंटम का जब आप ओपन करेंगे m v वेक्टर के साथ आएगा और डॉट लगा होगा और v वही बन जाएगा। तो ये जनरल आपके पास 3-4 रिलेशंस है, इनका आपने ख्याल रखना है कि ये फार्मूलाज जो हैं वो आपको इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म्स की कि रिलेशन कह दें तो गलत नहीं होगा, रिलेशन वर्ड यूज कर लें, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड आप कह दें लीनियर मोमेंटम। ये प्लीज स्मॉल p रिप्रेजेंटिंग द लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका फार्मूला देखते हैं और इसकी फॉर्मेशन बनाते हैं कि वो एक्चुअली आपके पास क्या बनेगी। इस कंडीशन के अंदर अगर हम जनरली इसको रिलेट करें तो काइनेटिक एनर्जी का जारी बात है, अभी आपने खुद ही फार्मूला बताया है, हाफ m v स्क्वायर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए, लुक एट दैट, मैंने यहाँ पे 2 के साथ m लिख दिया, m से मल्टीप्लाई भी कर दें, m से आप डिवाइड भी कर दें, तो इसका रिजल्ट आपके पास जो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, लुक एट दैट, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने लगा हूं, वो आ जाएगा p स्क्वायर ओवर 2m। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से मोमेंटम का रिलेशन बताओ क्या निकल सकता है, तो मोमेंटम का रिलेशन अगर आप देखें तो वो आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या अंडर रूट ले लेंगे तो वह बन जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और साथ ही अंडर रूट आ जाएगा। आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो ये बिल्कुल उसी तरह का फार्मूला रिलेट हो रहा है जैसे आपने डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें था p की जगह मोमेंटम के h ओवर लैम्डा पुट करो ना तो वही बन जाता h ओवर अंडर रूट 2m EV कह दें या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दें। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका आपने बड़ा ख्याल रखना है। जस्ट जनरल डिफरेंट जो है वो हमने फार्मूलाज को यहाँ पे रिलेट किया है। अब इसका ख्याल रखिएगा कि इस फार्मूला के रिलेटेड हमने कंडीशंस को देखना है कि फार्मूलाज किस तरह बन सकते हैं, कैसा। मोमेंटम का जब जिक्र किया जाता है तो आप फौरन समझ आएगा जनरल रिलेशन ये बनेगा। कुछ वर्ड इस्तेमाल ना किया जाए मोमेंटम का, सिंपल, तो आपके पास सिंपल बेसिक ये वाला आपके सामने फार्मूला रिलेट कर रहा है, क्योंकि आपको एक कंफ्यूजन यहाँ पे आएगी। आप गौर कीजिएगा, जरा गौर करें। आपको जब ये फार्मूला देखा ना, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आपको लगने जा रहा है इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मैं जस्ट एक जनरल, आपने देखा अपना m के साथ आपने क्या रिलेशन बना रहा है डायरेक्ट, लेकिन जब लफ्ज आ जाएगा मोमेंटम इज कांस्टेंट तो आप गौर कीजिएगा कि मास के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, वो इनवर्स। ये सिर्फ समझाने के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जरा ख्याल रखिएगा। मोमेंटम का जब टर्म या वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो आप ये टर्मिनोलॉजी की तरफ चले जाएं। जब कुछ ना वर्ड इस्तेमाल किया जाए सिंपल, तो हमें ये, तो आपने गौर किया होगा ये एक बड़ा टर्निंग सा पॉइंट आ जाता है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाता है कि वो मैथ्स के हम डायरेक्ट है वो इन्वर्स है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ मोमेंटम की कंडीशन टर्मिनोलॉजी का जिक्र आ जाए फौरन समझ आए काइनेटिक और ये बनना है भाई।
ना आए तो सिंपल आप उसको उसके साथ रिलेट किया जा सकता है। अब हम जा रहे हैं बड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, उनका आपने ख्याल रखना है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू। लुक एट दैट, मैं सिंपल इसको रिलेट करने लगा हूँ। अभी आपने बताया कि काइनेटिक एनर्जी का, ये अब आपने नोट डाउन करना है, हाफ mv² है। एज यू नो दैट कि मैं अगर बात करूँ कि मास जो है वो आपके पास है कांस्टेंट, तो बताइएगा अगर मास कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² आ जाता है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं, आप समझ आएंगे इस पॉइंट को, ये अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v आ जाता है। तो ये दोनों टर्म्स का अब आपने ख्याल रखना है कि इसका इसके साथ रिलेशन क्या है। अब मैं अब आपसे पूछने लगा हूं, बताओ ये दो टर्म्स है, अब आपने ना सॉल्व करना है। अगर लिखा आ जाए काइनेटिक एनर्जी और यहां लिखा वेलोसिटी v², और यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं सिर्फ वेलोसिटी और यहां लिखने जा रहा हूं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, देखिए रिलेशन आपके पास यही है। लेकिन ख्याल कीजिएगा, मुझे बताना यह है कि बताएं इन दोनों में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। इसको आगे प्रोसीड करने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा ग्राफ को डिस्कस कर लें, ताकि कोई भी फार्मूले का ग्राफ आएगा ना, आप देखते फौरन ये कर्व लाइन होगी, ये इस तरह बनेगी, बात खत्म हो जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को ना, ये इस तरह मैंने लिखा है, काइनेटिक और वेलोसिटी के दरमियान मैं कैसे प्रेजेंट करवा सकता हूं, किस तरह मेंशन कर सकता हूं, वो हमने जनरली बताना है। लेकिन इसके साथ मैं उस साइड पे ज़रा प्रेजेंट करने जा रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि इसको सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। डियर स्टूडेंट, ये ज़रा पॉइंट, मेरे वर्ड ज़रा ख्याल रखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल बेसिक सी पहली बातें करते हैं। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ऑब्वियसली ए और बी जो है इसके दरमियान ग्राफ क्या बनेगा? वेरी गुड, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट आता हूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, अब जरा ख्याल कीजिएगा, अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं करना चाह रहा हूं, इसके भी मैं दो बनाऊंगा। मैं ए लेकिन मैंने बी लिखा है, आपको पता नहीं इनवर्स का ग्राफ ये बनता है। लेकिन इसी के लिए मैं अगर डायरेक्ट 1/b ही लिखा रहने दूं, यानी कि जो इक्वेशन लिखी है ना बिल्कुल वैसे लिख दूं, तो बड़ी सिंपल सी बात है। आपको याद होगा केमिस्ट्री में भी आप चार्ल्स लॉ वगैरह इस तरह पढ़ रहे होते हैं। यहां तक आई होप सो आपने अंडरस्टैंडिंग की होगी, बेसिक सी बातें हैं। अब जरा ख्याल कीजिएगा कि अब अगर आ जाए, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b², अगर तो बिल्कुल वैसे ही लिखा आ गया है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सी बनेगी। लेकिन वही वाली बात आ गई, अगर वो आए तो क्या करना होगा, मैं इसको समझाने के लिए ये मेंशन करने लगा हूं। देखो, मैं प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ समझाने के लिए बताने लगा हूं, जरा देखना। मैं कहता हूं अगर b की वैल्यू 1 हो जाए तो a का आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब बताते जाएगा, मुझे बताते जाएगा। अगर b की वैल्यू 2 हो जाए, a का आंसर आ जाएगा 4। अगर b की वैल्यू 3 हो जाए तो a का आंसर आ जाएगा 9। आपने गौर किया क्या हो रहा है? यहां पे जारी बात है, b की वैल्यू 1 ही थी, 1 थी तो 1 आंसर आया। b की वैल्यू 2 पुट की, a में आंसर 4 आया। 3 पुट की, 9 आया। 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। आपने गौर किया, रैपिड चेंज जो आ रहा है ना वो इनमें आ रहा है, ज्यादा जो चेंज आ रहा है। अब आप जरा ख्याल कीजिएगा, आपके पास बात वही है। मैं यहां दोबारा लिखने लगा हूं 20, मैं ये बनाना चाह रहा हूं इसका b² वाला, लेकिन मैं लिख यहां पे क्या रहा हूं, a और b को लिख रहा हूं मैं। अब इसको जरा देखना है आपने, आप देखें कि b1 2 3 है, लेकिन इसमें ज्यादा चेंज आ रहा है। तो किसमें ज्यादा चेंज आ रहा है? जाहिर बात है a के अंदर। तो हमेशा याद रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन वगैरह नहीं, ये हमेशा पैराबोलिक पाथ टाइप बनेगा, यानी कि कर्व पाथ सा बनेगा। ये आपके पास फौरन इस तरफ चला जाएगा। तो अब आप ख्याल रखिएगा इसमें हुआ क्या, आसान लफ्जों में याद रखिएगा, जिसके ऊपर पावर होगी ना, पावर, कर्व हमेशा उससे अवे जाएगी, कर्व हमेशा उससे अवे जाएगी। जैसे यही फार्मूला है, लेकिन b और a मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, स्क्वायर इसमें था, जाहिर बात है पावर उस पे थी, अब कर्व इस तरफ चली जाएगी। तो आई होप सो आप अंडरस्टैंड करेंगे, जिसके ऊपर पावर होगी हमेशा कर्व उससे अवे की तरफ जाएगी। जैसे आपको याद है टाइम पीरियड का फार्मूला, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। इसमें
डायरेक्ट फार्मूला जब भी अंडर रूट या शेप आ जाए ना, इसको सॉल्व किया जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखें, अगर तो मैं डायरेक्ट ही अंडर रूट एल और टी लिखा रहने देता, क्या बनता? स्ट्रेट लाइन बनना था। मैं इसको लिखा देने देता टी और एल, इस तरह टी स्क्वायर और एल लिखा रहने दो, बिल्कुल वही सिंपल स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब मुझे बताइएगा, ये टी है और ये एल है, लेकिन फॉलो मैं इसको करवा रहा हूं इस रिलेशन को, जरा गौर से बताइएगा। अब कर्व का फॉर्मेशन कहां बनेगी? ऑब्वियसली वही बात आ गई। मैं सिंपल वर्ड्स याद रखने के जिनके ऊपर पावर, कर्व हमेशा पैराबोलिक बनेगा, कर्व हमेशा उससे अवे जाएगी। स्क्वायर है, अवे, तो सारी बात है रैपिड चेंज इस पे आ रहा है, तो कर्व उसकी तरफ मुड़ जाएगी। तो आई होप सो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ कम टू द पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर, बड़ा सिंपल स्ट्रेट लाइन। काइनेटिक एनर्जी और वी लिखा हुआ है, अब इसका मतलब है पावर के, तो रैपिड काइनेटिक में ज्यादा, तो ज्यादा जिसके ऊपर पावर होगी उससे अवे जाएगा, तो इसकी फॉर्मेशन वो ये बनेगी। तो अब आपको थोड़ा बहुत याद आया होगा, कभी आपने चैप्टर नंबर 7 भी पढ़ा था, तो याद आया होगा ये इस तरह की कर्व, अगर पता है इसको कर्व को मैं कंप्लीट कर दूं वही एसएचएम वाला, तो वो ये शेप बन जाती है। तो लिहाजा इस वजह से ये कर्व फॉर्मेशन बनती है। तो इस पॉइंट को आई होप सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये हमने बेसिकली सिंपल अभी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंट की है, काइनेटिक और ये। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दो फार्मूलाज आपने ख्याल रखना है, ये एम वी स्क्वायर वाला, और आपको पता है कि यू नो दैट के भी मैंने बात की है कि काइनेटिक एनर्जी वो टोटली डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं कि इफ फॉर एग्जांपल मैं K1 रेशो K2 इज इक्वल टू, आप कह दें 9:25 है, क्वेश्चन है फाइंड, मैं कह देता हूं फाइंड P1 रेशो P2 फाइंड आउट करें वेयर M जो है इज कांस्टेंट। मैथ्स को कांस्टेंट रखते हैं, मोमेंटम का जिक्र आ गया तो हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो अब आप फौरन देखें हमारे पास ये वाला रिलेशन लगेगा, तो मैं कह सकता हूं कि P1 ओवर P2 इज इक्वल टू, अब थोड़ा डायरेक्ट करने का आपको पता होना चाहिए, K1 ओवर K2 आ जाएगा। मैंने 2 भी नहीं लिखा, M भी नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने बता दिया मैथ्स कांस्टेंट है। तो आपने सिंपल इसमें यही करना होगा कि इसकी रेशियो आप पुट अप कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 9/25, तो ये बन जाएगा 3/5, इन शॉर्ट 3:5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपसे शेयर कर लिया। अगला एक और क्वेश्चन मैं करता हूं कि फॉर एग्जाम्पल रिलेशन आपके पास है कि कोई भी आप रिलेट कर लें कि लेट सपोज है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो अब हम रखते हैं कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, और गिवन है M1 रेशियो M2 आपने ना फाइंड आउट करना है, ठीक है। और गिवन आप कोई भी ले लें, लाइक मोमेंटम P1 रेशियो P2 1:3 कर दें सपोज। तो अब मुझे बताइएगा अब हम क्या करेंगे। पहले तो आप रिलेशन बनाने की ट्राई करें कि आपके पास फार्मूला क्या बनता है। देखें ये अभी आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है 2m इंटू, मैं काइनेटिक की जगह सिर्फ k लिख रहा हूं, जरा समझ जाएगा, ना भी लिखे तो आपको पता है कि वो कांस्टेंट है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, तो ये आपके पास इसका अगर जनरल रिलेशन देखा जाए तो मैं यहां पे लगा रहा हूं, यानी कि p इज प्रोपोर्शनल टू m आ जाएगा, और m दोनों तरफ स्क्वायर लें तो p स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी फार्मूले में अगर आप पुट कर दें, मैंने अभी वैल्यू बताई है कि M1 ओवर M2 इज इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्ट जो है P1 स्क्वायर ओवर P2 स्क्वायर। तो बताइए क्या आंसर बन जाएगा इसका, वो आपके पास ये आ जाएगा P1 और P2 यानी कि 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये आंसर क्या बन जाएगा 1:9। तो डियर स्टूडेंट इससे रिलेटेड, इससे रेलेवेंट कई क्वेश्चंस आपसे शेयर हो सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूं, डायग्रामेटिक टाइप है, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपके पास है इस फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक होगी बात ये। तो इस कंडीशन के अंदर मैं अब आपसे ये पॉइंट आउट पूछने लगा हूं, सिर्फ जो पॉइंट्स दूंगा उसके बारे में ही आपने बताना है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट इसको ए कह दें, इसको ये कोई बॉल है, ये आप ए कह दें, इसको आप लेट सपोज बी कह दें। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में मैं सिर्फ पूछूंगा, बाकी बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक बॉल है, वो जारी बात है वो डिस्प्ले करता है यहाँ पे, डिस्प्लेस करने के बाद मैं आपसे पूछता हूं किस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा कि जारी बात है जब ऑब्जेक्ट जाएगा एकदम से यहां से मूव करके जब ऊपर जाएगा तो ये वो पॉइंट है जहां पे इसकी स्पीड क्या होगी मैक्सिमम। एंड यू नो दैट कि जहां पे स्पीड मैक्सिमम होती है
ऑब्वियसली वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आंसर इस वक्त जो आपका बनेगा वो ए बनेगा। और मैं इसी के अकॉर्डिंग टू बी है, वो बात की बात है, वो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, लेकिन यहां पे क्या मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट, अब हम उसको काइनेटिक एनर्जी का जो है उसको कंक्लूड करते हैं कुछ टर्म्स के साथ। अब आपने मुझसे मेरे साथ बताते जाना है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला आपने क्या पढ़ा, 1/2 mv²। और इसी तरह मैं दूसरा फार्मूला बता दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी का दूसरा रिलेशन क्या पढ़ा, p²/2m। अब वही बातें दोबारा ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। जनरल फॉर्मेशन आ जाए कि मास अगर कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी और इसका रिलेशन क्या होगा, ये बनेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वही बात मैं शॉर्ट सा बना रहा हूं, वो जरा प्लीज समझ आएगा। दिस वन इज द काइनेटिक और दिस वन इज द वी, तो ये आपके पास क्या होगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। इस क्वेश्चन में आते हैं, अगर यहां पे भी अगर हम बात करते हैं कि मास कांस्टेंट है, तो वही बात काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के स्क्वायर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। इन जर्नल वही बात आ जाएगी कि मोमेंटम और काइनेटिक की बात करेंगे तो वही फॉर्मेशन बन जाएगी। एक पॉइंट तो आपके पास ये बन जाता है। सेकंड, मैं कहूं कि इस फार्मूला में अगर काइनेटिक एनर्जी मैं कह देता हूं लेट्स सपोज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि इसी फॉर्मेशन में देखा जाए तो आपके पास v² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये आपके पास आ सकता है, या v इज, ये आपके पास फॉर्मेशन इस तरह की बन सकती है, रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम एज इट इज यहां पे अगर बात करूंगा मैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो वही बात यहां पे आएगी, लेकिन इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी डायरेक्ट की फॉर्म में, या फिर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √m की फॉर्मेशन के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन या कोई भी फॉर्मेशन आपसे जनरली पूछी जा सकती है। मैं अब आपसे क्वेश्चन को शेयर करता हूं। मुझे आपने, ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, लेट सपोज ये आपके पास ए पॉइंट है, ये एक ब्लॉक है एम मैस का, ये आपके पास बी पॉइंट है और ये आपके पास सी पॉइंट है। द क्वेश्चन इज दिस, एट व्हाट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कौन सी होगी, बाकी फ्रिक्शन या दूसरे इफेक्ट्स को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब ये मूव करता हुआ नीचे आएगा, स्पीड जहां पे ज्यादा होगी ऑब्वियसली मैक्सिमम स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी भी वहां पे ज्यादा होगी। तो इसका यहां पे पॉइंट जो किया जाए, जो आपके पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एट पॉइंट सी। जो सी है उसके ऊपर इसमें जो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब हम आते हैं, हम बाद में मिक्स करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्वियसली नेक्स्ट, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी को। इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, एज यू नो दैट के सिंपल, इसका फार्मूला जनरल अगर देखा जाए तो वो फार्मूला होता है mgh के, दोनों कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है हाइट के। जैसे काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस होती है स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी या स्क्वायर ऑफ द स्पीड, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, हाइट। जितनी हाइट बढ़ती चली जाएगी उसका ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब आते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, हाइट के उसके जारी बात है वो क्या बनेगा, दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। आगे चलते हैं, एक और एनर्जी का भी आपने जिक्र करना है, उससे हम कह सकते हैं, मैं शॉर्ट सी फॉर्म में लिख रहा हूं, ख्याल रखिएगा, ये क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, इसका जनरल फार्मूला ही मैं लिख देता हूं, ये आगे जाके हम फर्दर डिस्कस करेंगे। वो आपके पास जनरल इसका फार्मूला बनता है 1/2 उसी तरह के x² के, वंस अगेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, स्क्वायर के। वंस अगेन अगर मैं x एक्सटेंशन जो है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वही बात आ गई, अगर स्क्वायर होता तो स्ट्रेट लाइन, नहीं है तो ऑब्वियसली ग्राफ जो है उससे अवे मूव करेगा। तो फॉर दिस पॉइंट कई फॉर्मेशन, बस इनकी ये वाली टाइप्स, इस तरह की फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वो आपने जहन में रखनी है। मोमेंटम का जिक्र कब किया गया, वेलोसिटी का जिक्र कब किया गया, इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होंगे कि मोमेंटम की बात तो नहीं हो रही है, कहीं वेलोसिटी स्पीड की बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि उनमें वेरिएशंस के अकॉर्डिंग वो चीज जो है वो चेंज हो जाया करती है। तो आई होप सो इसको आपने जनरली इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसकी फॉर्मूलाज की फॉर्मेशंस का आपने बड़ा ख्याल रखना है, और फर्दर जो है वो हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि क्वेश्चंस में हम इसको किस तरह डिस्कस करते हैं।